नमस्कार दोस्तों, आरकेएस जी के चैनल में आपका स्वागत है, जो ज्ञान दृष्टि कोचिंग सेंटर छतरपुर की तरफ से चलाया जा रहा है। यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही नए वीडियो मैं अपलोड्स करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। अगर आप व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में सुझाव भी दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की सीरीज। पहला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है। ध्यान देना, आपकी कक्षा के कुछ बच्चे कैसे हैं, गणित में बहुत कमजोर हैं, इस समस्या का प्रमुख कारण बताना है, क्या होगा। तो प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना, शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ ना होना, आपका उस पर ठीक से ध्यान ना देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दें, यदि चौथे नंबर में उपरोक्त सभी होता तो ये चारों ऑप्शन सही हो जाती, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ध्यान देना कि इनमें से भी सबसे बेटर आंसर, सबसे अच्छा आंसर कौन होगा। आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित में बहुत कमजोर हैं, तो इस समस्या का प्रमुख कारण देखा जाए तो प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमजोर होना ही माना जाएगा, क्योंकि शुरुआत में उन्हें शिक्षा अच्छी नहीं दी, नींव खराब होने की वजह से वो आगे कमजोर हो रहे हैं गणित में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है, कौन सी है। मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र, या ये सभी। तो इनमें से किसी एक पर भी यदि टीचर जोर देगा तो वो व्यक्तिगत भेदभाव की कंडीशन में आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा चौथा, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से क्या उपाय अपनाएंगे। ध्यान देना कि गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप क्या उपाय अपनाएंगे। पहला है, प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे, शिकायत करने से कोई समस्या दूर नहीं होगी। दूसरा, गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय परिवर्तित करेंगे। नेगेटिव ऑप्शन बिल्कुल गलत माने जाएंगे, हमें उसको विषय को ही परिवर्तित कर देंगे गणित की, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा है, बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे। ये चौथा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तीसरे नंबर का सही होगा कि बच्चों में उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे कि वो उस पर रुचि लेने लगे। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी अध्यापक क्रिया अपनानी चाहिए। तो कौन सी अपनानी चाहिए, अगर समस्या को दूर करना है तो समस्या प्रस्तुत करना, बिल्कुल समस्या प्रस्तुत करेगा तभी तो उसकी समस्याएं दूर होंगी। दूसरा है, छात्र क्रिया को सही दिशा देना, बिल्कुल। तीसरा है, छात्रों का मूल्यांकन करना, बिल्कुल मूल्यांकन भी करना है, यानी इसका सही आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी चौथे नंबर का उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा। अगर दोस्तों अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है। नंबर 1, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना। तीसरा, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता। चौथा है, बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा। देखो, वैसे अगर आप समझेंगे पेडागोजी में सारे आंसर आपको बिल्कुल सही दिखेंगे, लेकिन उसमें भी हमें सटीक सही आंसर बिल्कुल कौन होगा। तो देखें, दूसरे में कह रहा है बच्चों के लिए सभी सूचना
रखना। तीसरे में कह रहा है कि बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण करने की योग्यता। और चौथे में कह रहा है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। और पहले ऑप्शन में देखें बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहां पे ध्यान देना कि अध्यापक के लिए कौशल अति आवश्यक अगर देखा जाए तो अध्यापक का मेन उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चे के ज्ञान में वृद्धि हो। सिर्फ ऐसा नहीं है कि परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन यानी अच्छे अंक आ जाएं या विषय वस्तु को याद कर ले अच्छे से या बच्चों को सिर्फ सूचना दे दी जाए, तो इससे काम नहीं चलता है। अध्यापक को यदि कौशल बढ़ाना है या अध्यापक को मेन उद्देश्य ध्यान देना है तो उसका पर्पज ये होना चाहिए कि बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए क्या करे, प्रोत्साहित करना, यानी उनकी ज्ञान में वृद्धि हो। बाकी तो वो अपने मन से कर लेंगे। तो मेन उद्देश्य पहला, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना। जी बिल्कुल सही आंसर होगा पहले नंबर का। अगर वीडियो लाइक नहीं किया, अगर दोस्तों अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन देख लें। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं। यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है तो उपरोक्त कथन दर्शाता है। ये ऊपर वाला कथन क्या दर्शाता है, फिर से पढ़ लें एक बार। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल है। तो क्या बता रहा है, जिस शिक्षक के व्यवहार के महत्व को ही तो बता रहा है। तो इसका पहला आंसर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर इसका होगा शिक्षक के व्यवहार के महत्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है। पाठ्यपुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की या अभिभावकों की। तो इसका आंसर सबको पता होगा, क्या होगा, इसका दूसरे नंबर का होगा शिक्षण की जी एक समस्या है। अगर आप आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो जी समस्या क्या है, एक शिक्षण की मानी जाएगी। तो इसका दूसरे नंबर का सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कक्षा 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है लेकिन 40082 लिखता है, यानी लिखता ऐसे है लेकिन पढ़ता सही है। तो यह शिक्षण के लिए किस ओर संकेत करता है। तो पहली बात तो ध्यान दें कि यदि उसकी इकाई दहाई सैकड़ा हजार लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो कहीं ना कहीं उसकी स्थानीय मान की समझ में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसमें स्थानीय मान वाले यदि ऑप्शन है तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसमें पहले ऑप्शन पढ़ लें। पहला है बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। दूसरा है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। तीसरा एक बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से नहीं सुनता। चौथा है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाता है। तो यानी स्थानीय मान में समस्या है। तो देखो पहला और तीसरा तो कट हो जाएगा क्योंकि इसमें कह रहा है बच्चा, तीसरे में कह रहा है कि बच्चा एक कक्षा में एकाग्र नहीं है और ध्यान से सुनता नहीं है। अगर वो सुनता नहीं होता, ध्यान एकाग्र नहीं होता वो, तो 182 को जो कैसे वो पढ़ लेता। लिखने में उसकी समस्या है, सुनता तो सब है, लिख नहीं पा रहा है। तो तीसरा गलत। पहले में कह रहा है कि बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से भ्रमित है। तो वो लघु रूप और विस्तारित रूप से भ्रमित नहीं है क्योंकि वो लिखता तो है लेकिन उसकी समझ जो है वो जी नहीं समझ पाता कि लिखना कैसे है। तो जी पहला ऑप्शन भी गलत होगा। अब दूसरा और चौथा बचा स्थानीय मान। पहले बताया है कि यदि लिखने में गड़बड़ी कर रहा है इकाई दहाई सैकड़ा के हिसाब से तो वो स्थानीय मान में समस्या होगी। तो दूसरे में देखो क्या कह रहा है, शिक्षक को स्थानीय मान विषय तब ही पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाएं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो देखो जी पढ़ तो रहा है 482, यानी उसे पता तो है लेकिन थोड़ा लिखने में समस्या आ रही है। तो देखो चौथे नंबर में बिल्कुल सही है कि बच्चा ध्यान से सुनता है, बिल्कुल सुनता है, लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पाया है। स्थानीय मान की समझ स्थापित न कर पाने के कारण वो इस प्रकार से मिस्टेक कर रहा है। तो इसका चौथे नंबर का
सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, जिससे छात्र नंबर 1 नए सूत्रों को समझ सकें, जी तो गलती हो जाएगा सूत्र वाला, तथा उनके अनुप्रयोग में दक्ष हो जाएं। दूसरा है कि गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएं, क्योंकि अभ्यास यही बताता है कि गणना संबंधी कौशल कितने निपुण, कितने अच्छे हो रहे हैं, अच्छे तरीके से लगाना सीख जाए वो। तीसरे में क्या कह रहा है कि नई धारणाओं को स्पष्ट कर सके। और चौथा, ज्ञान को नई स्थिति में लागू करना सीख सके। तो इन सबका सटीक आंसर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे गणना संबंधी कौशल में निपुण हो जाएगा, तो वो सारी चीजें सीख जाएगा, उसके ज्ञान में वृद्धि तो हो ही जाएगी, गणित की संक्रियाएं किस प्रकार से लगाना वो सब सीख जाएगा यदि गणना संबंधी कौशल में वो निपुण हो गया तो। यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखें, गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है। निर्देशक की बिल्कुल होती है, दार्शनिक की बिल्कुल सही दिशा दिखाएगा वो, और मित्र की बिल्कुल मित्रता पूर्वक व्यवहार रखेगा, तभी बच्चे पढ़ पाएंगे अच्छी तरीके से, उनके अंदर डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो तीनों यानी ये सभी चौथे नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है, यानी वो गणित विषय में रुचि नहीं ले पा रहा, आज एक समस्या है। तो विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से क्या एक प्रभावी तरीका अपनाएंगे। पहला, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। दूसरा, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। तीसरा, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। और चौथा, खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे। तो यहाँ पर पहले में देखो क्या कह रहा है कि कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बच्चा भी एक लिमिट तक पढ़ता है, एक सीमा तक पढ़ सकता है। तो अगर बच्चों को अलग कर देंगे, कमजोर बच्चों को, तो वो होशियार बच्चे यानी प्रतिभाशाली बच्चों के साथ बैठ नहीं पाएगा और उसमें वो ज्ञान डेवलप नहीं हो पाएगा जो करना चाहिए। यानी अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करेंगे तो कमजोर छात्रों वर्ग के लिए नहीं, वो सबके लिए। अगर अतिरिक्त कक्षाएं लगाना तो सबको साथ में बैठा रहे। दूसरा है, समय विभाग चक्र में गणित विषय को अधिक कालांश देंगे। तो नहीं, सभी विषयों को हमें महत्व तो देना है, और हम ऐसा भी नहीं है कि गणित विषय को लगातार बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाएंगे तो भी बच्चे में नीरसता आ जाएगी। यानी जी कोई अच्छे तरीके नहीं है जो वो बात कह रहा है कि बच्चों को रुचि का जो विषय के प्रति यानी गणित विषय के प्रति उसकी रुचि का अभाव है, तो आप क्या करेंगे। तो अगर अपन देखो एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो भी नीरसता उसमें और आएगी, और समय विभाग चक्र में अगर गणित को ज़्यादा समय तक पढ़ाएंगे तो भी समस्या होगी, विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीद के दे देंगे तो भी समस्या आ जाएगी। लेकिन अगर हम खेल विधि से शिक्षण करवाएंगे तो बच्चा खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करेगा और उसके प्रति रुचि भी आ जाएगी, यानी गणित के प्रति। तो खेल विधि से शिक्षण करवाना जी सबसे बेस्ट होगा। तो चौथे नंबर का इसका सही है। अगला है, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। यानी समस्याओं को दूर करना है गणित की, तो क्या उचित है। तो शिक्षक का व्यवहार उचित हो, बिल्कुल होना चाहिए। व्यक्तिगत भेदभाव को कक्षा में अपनाया जाए, तो ये बात गलत हो जाएगी, व्यक्तिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं अपनाना है हमें। तीसरे में कह रहा है, सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से किए जाएं, तो ये भी गलत है। यदि बच्चे को एक विधि से समझ में नहीं आ रहा, दूसरी विधि, तीसरी विधि, यानी जो विकेंद्रीकरण होता है उस पर ध्यान देना चाहिए शिक्षक को। यानी एक अगर अभ्यास कार्य एक ही विधि से करेंगे तो हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए, किसी को नहीं आए। तो जिन बच्चों को समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं अगर आ रहा है तो हमें दूसरी विधि, तीसरी विधि, कई तरीके से हमें समझाना पड़ेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। चौथे में कह रहा उपरोक्त सभी, तो दीजिए तो हो ही नहीं सकता है। तो इसका पहला, शिक्षक का व्यवहार उचित हो, इसका पहले नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें,
गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यदि देखो किसी के प्रति रुचि, किसी चीज के प्रति रुचि यदि लाना है तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, अभिप्रेरित करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो उसके प्रति रुचि ला सकता है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा या उपरोक्त में से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही होगा कि प्रेरणा द्वारा, किसी को प्रेरित करेंगे तभी बालक में उसके प्रति रुचि होगी। जिस चीज के प्रति हम प्रेरित करेंगे, प्रेरणा देंगे, उसी के प्रति उसमें रुचि आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? नेगेटिव, नहीं की बात कर रहा है, तो ऑप्शन में भी हमें नेगेटिव वाला छांटना है। यानी पहला देखें, वार्षिक योजना तैयार ना करना। देखो पहले में ही नेगेटिव आ गया कि वार्षिक योजना तैयार ना करना, यही सही होगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर हमें, देखो इसमें कह रहा है शिक्षक में नहीं होना चाहिए, तो जे सही होगा। बाकी तो जे होना चाहिए, जे नहीं होना चाहिए। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? क्या है? बहु अनुशासनात्मक समस्या। तो देखें, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। अब 4 के बच्चे के लिए कह रहा है कि समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या है। दूसरे में कह रहा है कि दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी प्रतिबिंब का आरेख बनाइए, इसमें उससे ज्यादा समस्या नहीं जाएगी। तीसरे में कह रहा है दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। अगर आकृति बनी बनाई दी गई है तो उसमें सममित रेखाएं वो छांट सकता है। किसी दी गई ज्यामिति आकृति में एक सममित रेखा खींचना। तो अगर दी गई है ज्यामिति तो उसे उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन यहां पर बहु अनुशासनात्मक समस्या के अंतर्गत जो आएगा कि भारत के झंडे का आरेख बनाइए, पहले तो उसे बनाना है और फिर झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान करना है। तो जी हमारा आएगा बहु अनुशासनात्मक समस्या के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन पहला सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या हो? अच्छा संप्रेषण कौशल तथा बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कह रहा है गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। तीसरा, संख्या पद्धति, बीजगणित तथा ज्यामिति का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चौथा है बिना समय लगाए समस्याओं सवालों को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो एक अच्छी अध्यापिका यदि बनना चाहती है आकांक्षा गणित में, तो उसमें क्या होना चाहिए कि गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यानी वास्तविक जीवन से यदि विषय वस्तु को जोड़ने का ज्ञान है, उसमें समझ है, तो वो एक गणित की अच्छी शिक्षक बन सकती है। तो इसका दूसरे नंबर का बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता किससे? कि गणित से भयभीत और असफल होने के लिए, यानी गणित में यदि असफल हो रहा है तो क्या कारण नहीं होना चाहिए कि उसका कोई रोल नहीं है। तो कह रहा है कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। तो असफल या भयभीत होने के जी कारण तो हो सकते हैं कक्ष के अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत भी और गणित की संरचना, लेकिन नहीं कह रहा है तो जो लैंगिक भेद है इसका कोई संबंध नहीं है कि भयभीत या असफल होने का गणित से, लैंगिक भेद से कोई संबंध नहीं कि आप लड़का हैं कि लड़की हैं। अगर लड़का होंगे तो पास हो जाएंगे, लड़की होंगी तो फेल हो जाएंगे, या कहीं लड़की हो तो
पास हो जाएंगे, लड़के फेल हो जाएंगे। मतलब कहें इसका लैंगिक भेद से कोई संबंध नहीं होता है, आप लड़का हो या लड़की, इससे गणित से भयभीत होने और असफल होने का कोई भी कारण ये नहीं है। तो इसका चौथे नंबर का सही होगा लैंगिक भेद। लास्ट क्वेश्चन देखें, बच्चों को गणित सरल एवं रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या उपाय करने चाहिए? पहला, गणित में मनोरंजन को स्थान देना। दूसरा, क्रियात्मक कार्यों को प्रधानता देना। तीसरा, बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर प्रदान कराना। या चौथा, उपरोक्त सभी। तो जी उपरोक्त सभी होना जरूरी है, जिससे गणित सरल और रुचिकर लगने लगेगी बच्चे को। ठीक है, तो इसका चौथे नंबर का बिल्कुल सही। एक और लास्ट क्वेश्चन, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए क्या? नंबर 1, अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। दूसरा, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल। पुनरावृत्ति उचित कालांतर से होनी चाहिए, यह उपरोक्त सभी। तो इसका चौथे नंबर का बिल्कुल सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।